एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य और कॉमर्स में हमारा सब्जेक्ट जो है ये अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र। और लेखाशास्त्र में हमारा चैप्टर अभी जो चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर, अंशों का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। अंशों का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण, ये अंशों के लेखांकन पर ये वीडियो नंबर 21 है। वीडियो नंबर 21 है ये। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे अंशों का हरण, जो 20वें नंबर का वीडियो था उस पर भी मैंने अंशों के हरण के विषय में जो सवाल हैं उनको मैंने हल करके बताया है। और ये 21 नंबर का वीडियो जो है वो भी अंशों के हरण पर ही है। तो जो 20वें नंबर का वीडियो है उसमें क्या है कि अंशों का हरण जो है वो उसमें क्या है कि जो निर्गमन हमारा है वो सममूल्य पर, यानी कि जब हमारा निर्गमन सममूल्य पर होता है, जब निर्गमन सममूल्य पर होता है और वहां पास यदि अंशों का हरण किया जा रहा है, निर्गमन सममूल्य पर है, निर्गमन सममूल्य पर है और क्या किया जा रहा है, अंशों का हरण किया जा रहा है, तब किस तरह प्रविष्टियां होती थी वो हमने उस वीडियो में देखा। आज हम इस वीडियो में क्या है कि निर्गमन हमारा जो है वो प्रीमियम पर होगा, मतलब सवाल जो है वो प्रीमियम वाला है। अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे किया जा रहा है और जब प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन किया जाता है, यदि उस समय हरण का कोई समस्या यानी हरण का विषय आ रहा है, तब किस तरह प्रविष्टियां की जाएंगी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, पहले सवाल को देखते हैं, फिर इसकी समस्याओं को हम देखेंगे कि जब इस तरह की समस्याएं होती है तो फिर किस तरह हल की जाती है। तो सवाल देखिएगा, लिखा है कृष्णा लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक, मतलब एक अंश का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। कृष्णा लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक अंश के 15,000 अंशों का 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया। कहने का अर्थ है 15,000 निर्गमित कर रहे हैं, एक अंश का अंकित मूल्य 100 रुपए है। निर्गमन किस पे किया जा रहा है, निर्गमन जो है वो 10% बोला, 10 रुपए प्रीमियम पे किया जा रहा है प्रति अंश, मतलब कि उस एक अंश का निर्गमित मूल्य जो होगा 100 रुपए प्लस 10 रुपए, 110 रुपए होगा प्रीमियम सहित। अब देखिए जो इस प्रकार दे, मतलब ये जो 110 रुपए है वो किस प्रकार लिया जाए, किस तरह किस्तों में लिया जाएगा वो यहाँ पर बता रहा है। तो आवेदन पर 30 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए, प्रथम व अंतिम मांग पर 30 रुपए, प्रथम और अंतिम मांग पर 30 रुपए। आप जोड़ के देखिएगा, 30, 50, 80 और 30, 110 रुपए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है सभी अंशों पर अभिदान प्राप्त हुआ, सभी अंशों पर अभिदान प्राप्त हुआ और कंपनी ने सभी दे राशि 150 अंशों पर आवंटन और मांग राशि के अतिरिक्त प्राप्त की। कहना चाह रहा है कि कंपनी ने जितनी जितनी देय राशियां थी सभी को प्राप्त की, केवल किनको छोड़कर 150 अंशों पर, 150 अंशों को छोड़कर उन पर क्या क्या नहीं मिल रहा है, उन पर आवंटन और मांग राशि के अतिरिक्त प्राप्त की, मतलब सब पैसा प्राप्त कर रहा है, जब जब मांगा सब पैसा प्राप्त किया। केवल जो 150 अंश से कोई व्यक्ति रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो आवंटन और मांग का पैसा नहीं दे रहा, वो आवंटन और मांग का पैसा नहीं दे रहा है। प्राप्त की इन, जो ये 150 अंशों बता रहा, इन अंशों को हरण किया गया, इन अंशों का हरण किया गया, इन 150 अंशों का हरण किया गया और नेहा को, और ये जो 150 अंश है उसको क्या किया गया, नेहा को 120 रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंशों में पुनः निर्गमित किया गया। और इन 150 अंशों को नेहा को 120 रुपए प्रति अंश प्रत्येक के पूर्ण, मतलब पूर्ण प्रदत्त फुल्ली पेड अप
मतलब पूरा प्राप्त करने के अनुसार फुल्ली पेड अप अंशों में पुनः निर्गमित किया गया पुस्तकों में रोजाना मचा प्रविष्टियां करें। नकल प्रविष्टि यानी पंजी प्रविष्टि आपको करने बोल रहा है। तो आपने इस सवाल को देखा, सवाल को आप देख रहे हैं, सवाल किसका है? प्रीमियम वाला है, मतलब अंशों को प्रीमियम पे निर्गमित किया जा रहा है। तो जब अंशों को प्रीमियम पे निर्गमित किया जाता है तो वहां पर ठीक है दो बातें होती हैं। ठीक है, हमने सवाल को देखा, फिर इसके बाद हम इस सवाल को रिकॉल करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं प्रीमियम के बारे में बता रहा हूँ, उस प्रीमियम को समझिए, फिर सवाल को फिर से रिकॉल करेंगे, उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो ये सवाल आप देखिएगा, सवाल देखिएगा कि सवाल में प्रीमियम, जब भी अंश किस पर प्रीमियम पे निर्गमित किए गए हों, जब भी अंश क्या किए गए होंगे? प्रीमियम पे निर्गमित किए गए होंगे, अंशों का निर्गमन किस पर हुआ है? प्रीमियम पर हुआ है। मतलब अधिक राशि ली जा रही है, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जा रहा है, तो जितना ज्यादा मूल्य अधिक लिया जा रहा है वो प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, तो जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे होता है तो वहां दो बातें होती हैं कि जिन अंशों पर पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है, इस सवाल में क्या हो रहा है कि 150 अंशों पर राशि नहीं प्राप्त हो रही है। किस पे नहीं, किन किन का पैसा ये नहीं दे रहा है? 150 अंश वाला आवंटन का पैसा, जब इससे आवंटन की राशि मांगी गई 50 रुपए के हिसाब से, तब नहीं दिया। और प्रथम व अंतिम मांग एक ही मांग है यहाँ पर, प्रथम याचना व अंतिम याचना, इसका जो 30 रुपए का था वो भी नहीं देता, ये 150 अंशों वाला। ठीक है, तो जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे होता है तो दो बातें होती हैं कि जिन अंशों को हरण किया जा रहा है उसने क्या किया है, उसने या तो प्रीमियम का पैसा पेमेंट कर दिया। हो सकता है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें प्रीमियम का पैसा लिया जा रहा है उसका वो पेमेंट कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो 150 अंश रखा था वो क्या करता, केवल प्रथम मांग का पैसा नहीं देता, और आवंटन का यदि पैसा वो दे दिया होता तो क्या होता, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर बताया नहीं गया कि प्रीमियम किस पे लिया जा रहा है, तो हम क्या मानते हैं, जब भी सवाल हमको ये ना बताए कि प्रीमियम किस पे लिया जा रहा है तो हम मानते हैं कि प्रीमियम किस पे लिया जाता है, हमेशा आवंटन पर लिया जाता है। यानी कि इस सवाल में भी प्रीमियम के विषय में नहीं बताया गया प्रीमियम किस पे लिया जाए, केवल बताया गया कि प्रीमियम पे निर्गमित किया जा रहा है, मगर ये नहीं बता रहा है कि प्रीमियम किस पे लिया जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये आवंटन में जो 50 रुपए आवंटन का रखा गया उसमें 40 रुपए आवंटन का है और 10 रुपए प्रीमियम का है, मतलब कि प्रीमियम का पैसा आवंटन के समय लिया जाएगा। ठीक है, तो जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे होता है और हरण की समस्या आ रही है, अंशों का निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे है और हरण की समस्या आ रही है, तब किन दो बातों को ध्यान रखना होगा? ये ध्यान में रखना होगा कि प्रीमियम की राशि जिसके अंशों को हरण किया गया है, प्रीमियम की राशि वो दे दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, वो दिया है कि नहीं दिया है। यदि वो दे दिया है तो हमको हरण के समय एक अलग प्रविष्टि देखने को मिलेगी, और यदि उसने प्रीमियम की राशि नहीं दी है, प्रीमियम की राशि दे दी है और प्रीमियम की राशि नहीं दी है, हमको इन दो बातों को याद रखना होगा। हम अभी प्रविष्टि में इसको देखेंगे, आप मैं बस आपको बता रहा हूं कि उसने प्रीमियम की राशि दी है कि नहीं, प्रीमियम की राशि दे दी है या प्रीमियम की राशि नहीं दी है, आपको इन दोनों को बातों को याद रखना होगा। जब भी आपको अंशों का निर्गमन यदि प्रीमियम पे हुआ है और अंशों को हरण किया जा रहा है तो आपको ये देखना होगा कि जिन अंशों को हरण किया जा रहा है उसने प्रीमियम की राशि दी है कि प्रीमियम की राशि नहीं दी है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या हो रहा है, क्योंकि आवंटन में प्रीमियम का पैसा लिया जाएगा तो ये व्यक्ति जो है वो आवंटन से ही पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि इसने प्रीमियम की राशि नहीं दी है। तब हम देखेंगे प्रविष्टि किस तरह हरण की होती है। ठीक है, बस आप इस सवाल को, बस इस बात को आप याद रखिए अभी, फिर हम इसको जब हल करेंगे, जब हरण में पहुंचेंगे तब इस समस्या को मैं आपको समझाऊंगा, वहां समझ आएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा थोड़ा सा प्रीमियम के बारे में। अब हम सवाल को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि आखिर सवाल क्या कहता है, हमको सवाल में किस तरह सवाल को याद रखना है, फिर इस जो हमने अपने दिमाग में इस सवाल को बैठाया उसके हिसाब से हम कैसे हल करेंगे। तो पहला निर्गमन की बात होगी। निर्गमन कितने अंशों का किया जा रहा है? निर्गमन 15,000 अंशों का किया जा रहा है। और निर्गमन कैसा है? निर्गमन प्रीमियम पे है, अंकित मूल्य 100 रुपए और 10 रुपए प्रीमियम, यानी 110 रुपए पर इसको निर्गमित किया जा रहा है। निर्गमन मूल्य
निर्गमन मूल्य 110 रुपए का है। अंकित 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 मूल्य कितना है? 100 रुपए का। 10 रुपए प्रीमियम इस पे लिया जा रहा है, 110 रुपए। अब ये 110 रुपए किस तरह लिया जा रहा है? आवेदन पर आप देखेंगे, आवेदन पर 30 रुपए, 3 किस्त बनाई गई है। आवेदन पर 30 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए, प्रीमियम सहित, मतलब 40 रुपए आवंटन का और 10 रुपए प्रीमियम का। प्रीमियम सहित सवाल में नहीं बताया है तो हम क्या मानेंगे? आवंटन पर लिया जाएगा। 40 रुपए आवंटन का और 10 रुपए प्रीमियम का। और प्रथम व अंतिम याचना तीसरी किस्त, प्रथम व अंतिम याचना जो हमारा है वो 30 रुपए का है। तो आप जोड़ेंगे इनको, 30, 50, 80 और 30, 110 रुपए हो गया। तो ये सवाल का हमने देखा 15,000 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है। निर्गमित मूल्य 110 रुपए प्रीमियम सहित, 10 रुपए प्रीमियम सहित। आवेदन पर 30 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए, प्रथम व अंतिम मांग पर 30 रुपए। तो ये हमारा यहाँ तक सवाल हुआ। आगे हम और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सभी लोगों ने पैसा दे दिया केवल 150 अंशों पर, 150 अंशों पर, ठीक है, अवशिष्ट याचना हो रही है। मतलब ये 150 अंशों वाला कुछ किस्तों का पैसा नहीं दे पा रहा है। किनका नहीं दे पा रहा है? आवंटन का नहीं दे रहा है और प्रथम याचना दोनों का नहीं दे रहा है। किनका नहीं दे रहा है? आवंटन का नहीं दे रहा है और प्रथम याचना का नहीं दे रहा। आप ध्यान देंगे आवंटन में प्रीमियम की बात आई है, तो जब इससे पैसा मांगा जाएगा तो ये प्रीमियम का, जब आवंटन का पैसा नहीं दे रहा तो प्रीमियम को भी पैसा नहीं देगा। तो ये क्या हो रहा है? प्रीमियम पर पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हमको यहाँ से थोड़ी सी प्रविष्टि हरण में देखनी पड़ती है इसकी। हम देखेंगे वहां पास, आपको याद रखना है कि 150 अंशों पर आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है। जहां पास प्रीमियम मांगा गया था इसका मतलब कि प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे रहा है। और प्रथम याचना में 30 रुपए के हिसाब से ये पैसा नहीं दे पा रहा है। तो आवंटन और प्रथम याचना दोनों का ये पैसा नहीं दे रहा है। अवशिष्ट याचना होगा, जब पैसा नहीं प्राप्त होता तो हम उसको अवशिष्ट याचना बोलते हैं। 150 अंशों पर अवशिष्ट याचना। तो ये बात हो गई। अब आगे ये हमने इसके अंश को क्या किया जाएगा? हरण किया जाएगा। हम हरण की इसकी प्रविष्टि देखेंगे। पैसा नहीं देगा, उसके बाद इसके हरण किया जाएगा, यानी कि अंतिम तक इससे पैसा मांगा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे कब तक पैसा मांगा है? पूरा अंतिम तक, प्रथम याचना तक इससे पैसा मांगा गया है, ठीक है। यानी कि इसकी पूंजी को पूरे अंतिम तक बनाई गई है। पूंजी में हस्तांतरित, हर समय पूंजी में हस्तांतरित किया गया है। मतलब इसकी पूंजी को पूरा 100 रुपए अंक, क्योंकि पूंजी जो बनती है वो अंकित मूल्य से बनती है, पूरे 100 रुपए से इसकी पूंजी को बनाई गई है। तो जब इसकी पूंजी को, जब हम हरण में जाएंगे तो इसकी पूंजी को बंद जब करेंगे तो अंकित मूल्य से बंद करेंगे। तो ये हमारे हरण की बात हो गई। अब आगे पुनर्निर्गमन की बात करते हैं कि फिर से दोबारा जो निर्गमन हो रहा है वो क्या हो रहा है। नेहा को इन अंशों को, जो 150 अंशों को जब्त किया गया था, हरण किया गया था, उनको दोबारा निर्गमित किया, पुनर्निर्गमित किया जा रहा है। कितने? 120 रुपए प्रति पर। मतलब एक अंश का मूल्य कितना लिया, निर्गमित मूल्य कितना लिया जा रहा है? 120 रुपए उससे लिया जा रहा है। जबकि इसका अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य तो 100 रुपए। पूंजी में जब हम पुनर्निर्गमन करेंगे तो पूंजी में हम 100 रुपए से अंकित मूल्य दिखाएंगे। 20 रुपए जो इससे ज्यादा लिया जा रहा है वो प्रीमियम कहलाएगा। यहाँ पास भी ज्यादा पे निर्गमित हो रहा है तो 20 रुपए ज्यादा पे निर्गमित हो रहा था, यहाँ पास 20 रुपए प्रीमियम कहलाएगा। तो सवाल में ऐसा भी होता है, जब आप पुनर्निर्गमित करोगे तो वहां पास क्या होगा, आप देखोगे सम मूल्य पर निर्गमित हो सकता है पुनर्निर्गमन, या प्रीमियम पे हो सकता है पुनर्निर्गमन, या तो आपका बट्टे पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पुनर्निर्गमन था 120 रुपए प्रति, जिसमें 100 रुपए अंकित मूल्य और 20 रुपए प्रीमियम का है। हम वहां पास भी प्रीमियम की परिस्थिति देखेंगे। और ठीक है, तो ये हमारा पुनर्निगमन का हो गया। तो हमने सवाल को देखा। सवाल आप देखिए, ध्यान दीजिए, कितने अंशों को निर्गमित किया गया? 15,000 अंशों को निर्गमित किया गया। निर्गमित मूल्य क्या है? 110 रुपए है। 10 रुपए प्रीमियम जोड़कर, मतलब प्रीमियम सहित, ठीक है। किस्त किस तरह, यानी पैसा किस तरह लिया जाएगा? आवेदन पर 30 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए प्रीमियम सहित, और प्रथम याचना पर 30 रुपए। आगे क्या हो रहा है? 150 अंशों पर आवंटन और प्रथम याचना की राशि नहीं प्राप्त हो रही है। आवंटन और प्रथम याचना पे हमको ध्यान देना है। अवशिष्ट याचना आएगा। फिर क्या किया जा रहा है? इसके अंशों को हरण किया जा रहा है। इसके अंशों को हरण की हमको प्रविष्टि देखनी होगी। फिर क्या किया जा रहा है? फिर पुनर्निगमन किया जा रहा है। नेहा को एक अंश का मूल्य 120 रुपए रखकर, निर्गमित मूल्य 120 रुपए रखकर उसको पुनर्निगमित किया जा रहा है पूर्ण पद्धति के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो आपने इस सवाल को देखा, ठीक ना। आपको सवाल को याद रखना है, पहले किसका प्रविष्टि होगा? पहले आवेदन की प्रविष्टि होगी।
पहले किसकी प्रविष्टि होगी? आवेदन की दो प्रविष्टियां होंगी। आवेदन की दो प्रविष्टियां होंगी, पहले रोकड़ प्राप्त करने का यानी पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में अंतरित करने की प्रविष्टि। ठीक है, तो पहले हम रोकड़ प्राप्त करेंगे पूरा 15,000 अंशों पर 30 रुपए, क्योंकि सभी लोग आवेदन किए, 15,000 अंशों पर लोगों ने आवेदन किया। प्रथम आवेदन जो था वो 30 रुपए का था, सभी लोगों ने आवेदन किया। आवेदन जो 30 रुपए का था, इसके हिसाब से राशि प्राप्त होगी। प्रविष्टियां हम देखते हैं इसका। बैंक खाता डेबिट, रोकड़ प्राप्त होगा बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से 15,000 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से 4,50,000 4,50,000 बताएंगे। 15,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त। ठीक है, तो ये आवेदन की प्राप्ति की प्रविष्टि हो गई। फिर उसके बाद हम चलते हैं आवेदन को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, यानी पूंजी खाते में अंतरित करेंगे। जो राशि प्राप्त किए हैं उस पैसे को क्या करेंगे? पूंजी खाते में अंतरित, क्योंकि ये पैसा जो प्राप्त हुआ है पूंजी के रूप में प्राप्त हुआ है, तो पूंजी बनेगी। ठीक है, तो देखिएगा आवेदन जो हमने वहां पर क्रेडिट करके चालू किया था, आज डेबिट करके उसको बंद कर देंगे। अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 4,50,000 4,50,000 से पूंजी खाता चालू कर दी जाएगी। 15,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाता में अंतरित, पूंजी खाते में हमने अंतरित कर दिया। फिर उसके बाद हम आते हैं अब आवंटन में। तो आवंटन में आपको क्या याद रखना है, क्योंकि आवंटन में आपको प्रीमियम की बात बोल रहा है। ठीक है, आवंटन में दो बातें बोल रहा है सवाल, क्योंकि प्रीमियम वाला है तो प्रीमियम को बोल रहा है कि आपको आवंटन में उसको लेना है, तो यहाँ पर हमको आवंटन में प्रीमियम को देखना है। और दूसरी बात कि 150 अंशों पर हमको क्या हो रहा है कि आवंटन की राशि प्राप्त भी नहीं हो रही थी। दो बातें हमको याद रखनी है इसमें। आप जब जो पॉइंट जब आप पढ़ते हैं तो उन पॉइंटों को याद रखिए कि सवाल में आखिर में क्या हो रहा है। तो आवंटन जैसे ही हम आवंटन जैसे ही हम आवंटन में पहुंचे तो उनके सभी जो पॉइंट्स तो उनको हमको समझना होगा, उनको रिकॉल करना होगा कि आखिर में आवंटन में क्या क्या बात है। तो आवंटन में क्या बात है? आवंटन में प्रीमियम की बात है, क्योंकि 50 रुपये लिया जा रहा है, उसमें 40 रुपये आवंटन का है, 10 रुपये प्रीमियम का है। और दूसरी बात कि 150 अंशों पर जो पैसा नहीं दे रहा था आवंटन का, वो भी आवंटन में आएगा, यानी अवशिष्ट याचना भी आवंटन में हो रहा है। तो प्रीमियम कहाँ पर प्रविष्टि की जाती है? प्रीमियम की प्रविष्टि जो होती है वो देय वाले में, तब की प्राप्य की जब प्रविष्टि आप करेंगे, जब पूंजी बनाने की प्रविष्टि करेंगे, तब उसी के साथ आप प्रीमियम की भी प्रविष्टि करते हैं, यानी कि प्रीमियम की प्रविष्टि प्राप्य वाले मतलब आवंटन के प्राप्य वाले में की जाएगी। और अवशिष्ट याचना भी आ रहा है, तो अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि कहाँ होगी? अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि जो होती है वो जब हम पैसा प्राप्त करते हैं तब वहां पर अवशिष्ट याचना को लिखते हैं। तो आप चाहे तो अवशिष्ट याचना का खाता खोल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं। इस सवाल में मैंने अवशिष्ट याचना का खाता नहीं खोला है, आप नहीं भी खोलेंगे तो चलेगा। हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ अभी जो आवंटन का राशि नहीं प्राप्त होगा उसको डेबिट होकर ही चालू रहने देंगे, और इसको कहाँ पर बंद करेंगे? जब हम हरण की प्रविष्टि करेंगे तो वहां पर जाके इसको बंद कर दिया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसको आपको अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप उसको देखें। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो और समझ आएगा। तो ठीक है, तो हम अब आवंटन की प्रविष्टि को देखते हैं। तो आवंटन में प्रीमियम आ रहा है और अवशिष्ट याचना भी आ रहा है। तो प्रीमियम की प्रविष्टि जो होगी वो प्राप्य वाले में होगी, और अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि जो होगी वो जब पैसा प्राप्त करेंगे मतलब प्राप्त वाले में होगी। तो देखिएगा, आवंटन को डेबिट करके पूंजी को क्रेडिट किया जाएगा। पूंजी बन रही है, आवंटन खाता डेबिट पूंजी खाता से, और उसी तरह उसके नीचे प्रीमियम को भी हमको क्रेडिट करना था, प्रीमियम क्रेडिट होकर बनता है। ठीक है, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, और प्रीमियम खाता से प्रीमियम को भी हमने क्रेडिट कर दिया। अब आप देखिएगा 15,000 अंशों पर 50 रुपए के हिसाब से आवंटन राशि कितनी होती है? 7,50,000। ये तो आवंटन राशि होगी जो प्राप्त होगी। पूंजी में कितने हम हस्तांतरित करेंगे? पूंजी में 40 रुपए के, क्योंकि आवंटन 40 रुपए का है, 10 रुपए तो प्रीमियम का है। पूंजी में हमारे 40 रुपए नहीं, अंकित मूल्य हमारे पूंजी में जाती है। तो 15,000 अंशों पर 40 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए होता है, क्रेडिट करेंगे। और प्रीमियम में 10 रुपए के हिसाब से 15,000 अंशों पे 10 रुपए के हिसाब से हमारा प्रीमियम होता है 1.5 लाख रुपए।
तो हमने इसकी प्रविष्टि देख ली, प्राप्य वाली प्रविष्टि देखी। आवंटन डेबिट, पूंजी क्रेडिट और प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि प्रीमियम प्राप्त होगा। 15,000 अंशों पर 40 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि एवं 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम राशि प्राप्य होने पर, यानी समय आने पर। अब इस राशि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस राशि को थोड़ा सा प्राप्त करने से पहले मैं आपको इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि राशि कितनी प्राप्त होगी आवंटन पर। आप देखेंगे इसके कैलकुलेशन को, तो ये देखिए आवंटन का ये कैलकुलेशन है, आवंटन पर प्राप्त राशि। तो आवंटन हमारा जो है वो 15,000 का, 15 निर्गमन कितने का है, 15,000 अंशों पर निर्गमन है। मतलब कंपनी ने 15,000 अंशों को निर्गमित किया है, यानी 15,000 अंशों को वो बेचना चाह रही है। लोगों को आमंत्रित किया कि आप 15,000 के आवेदन कीजिए। लोगों ने आवेदन कर दिया, ठीक है, लोगों ने आवेदन का पैसा दे दिया। जब कंपनी ने क्या किया, आवंटन का पैसा मांगा, तो ये 150 अंशों पर एक व्यक्ति है वो पैसा नहीं दिया। यानी कितने पर पैसा प्राप्त हुआ, तो आपको पैसा प्राप्त होता है 14,850 अंशों पर। तो आवंटन जो 40 रुपए का है, 14,850 अंशों पर 40 रुपए के हिसाब से 5,94,000 रुपये आवंटन का, और प्रीमियम का भी लोग वही देंगे भाई। 150 अंशों पर वो क्या करेगा, वो तो आवंटन और प्रीमियम दोनों का पैसा नहीं देगा क्योंकि आवंटन के साथ ही प्रीमियम को जोड़कर मांगा गया है। ठीक है, तो प्रीमियम का पैसा भी वही 14,850 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से 1,48,500 रुपये होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो आवंटन पर पूरी राशि कितनी प्राप्त होगी, 7,42,500। जबकि पैसा कितना प्राप्त होना था, जबकि पैसा 15,000 अंशों पर 50 रुपए के हिसाब से 7,50,000 रुपये प्राप्त होना था। प्राप्त कितना हुआ, 7,42,500 रुपये ही प्राप्त हुआ। तो कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई इस पर, तो 150 अंशों पर 40 रुपये यानी आवंटन का 6,000 रुपये, और 150 अंशों पर प्रीमियम का 10 रुपये यानी 1,500 रुपये, 7,500 रुपये नहीं प्राप्त हुआ। 150 अंशों पर जब आप 50 रुपये के हिसाब से मांगेंगे उससे, तो वो आपको 7,500 रुपये नहीं दे रहा है। जहां पास पैसा प्राप्त होना था 7,50,000, वहां पर 7,500 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कितनी राशि प्राप्त हो रही है, 7,42,500 रुपये। हम जितनी राशि प्राप्त हो रही उसी से प्रविष्टि दिखाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अब आवंटन की प्राप्ति वाले प्रविष्टि में कि आवंटन की राशि कितनी प्राप्त होगी। तो बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से बताएंगे पैसा प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, आवंटन से प्राप्त हुआ। आवंटन को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। आज राशि प्राप्त करेंगे तो आवंटन को क्रेडिट कर देंगे। से 14,850 अंशों पे 50 रुपए के हिसाब से 7,42,500 रुपये प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो आवंटन थोड़ा सा देखिएगा इसको ध्यान देकर। मैंने आवंटन को 7,50,000 से यहाँ पास क्या किया था, डेबिट किया, तो मेरे को क्रेडिट भी, क्योंकि मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो इसको बंद भी 7,50,000 से करना चाहिए था, मगर मैंने इसको बंद कितने से किया, 7,42,500 से ही बंद किया। अभी मैंने क्या किया कि इसको जो यहाँ पास मैंने इसको क्रेडिट पूरे से नहीं किया, तो क्या हुआ कि ये डेबिट में ही रह गया, यहीं पास रह गया। कितना ज्यादा रह गया, यहाँ पास 7,500 रुपये यहाँ पास डेबिट रह गया। मतलब कि आवंटन जो है अभी 7,500 से चालू है, हमने पूरा क्लोज नहीं किया, अभी 7,500 से ये चालू ही है। तो हम क्लोज कहाँ करेंगे इसको, क्लोज हम करेंगे इसको जब हम हरण करेंगे, तो वहां पर जाके इसको क्लोज कर देंगे। ये 7,500 रुपये हमको प्राप्त नहीं हुआ है, उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर डेबिट करके चालू रहन दिया है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अवशिष्ट याचना भी, अगर, क्योंकि अवशिष्ट याचना हम प्राप्त वाले में करते हैं, जब भी पैसा प्राप्त करते हैं तो वहां पर अवशिष्ट याचना लिख देते हैं, जो पैसा नहीं राशि प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अवशिष्ट याचना को भी आप क्या कर सकते हैं, डेबिट करके यहाँ 7,500 से लिख देंगे। तो फिर क्या होगा, ये हमारा पूरा का पूरा 7,50,000 से क्लोज हो जाएगा। आप ये भी विधि अपना सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं, अवशिष्ट याचना को नहीं खोलना चाहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पास राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि देखी, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से 7,42,000 7,42,000 जो राशि हमने प्राप्त कर ली।
अब हम आते हैं प्रथम याचना में। हम आते हैं प्रथम याचना में। प्रथम याचना की भी दो प्रविष्टियां होंगी। प्रथम याचना की पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि। पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि देखेंगे, फिर राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि हम देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि प्रथम याचना में क्या विशिष्ट हो रहा है, क्या कुछ उसमें कुछ ऐसा चीज है जिसको याद रखना चाहिए। तो हाँ, 150 अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हो रही है, उन 150 अंशों का हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो राशि प्राप्त नहीं हो रही है। अवशिष्ट याचना, अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि हम कहाँ करते हैं? अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि हम जब राशि प्राप्त यानी पैसा प्राप्त करते हैं तब वापस किया जाता है। अवशिष्ट याचना को डेबिट किया जाता है। तो ये तो पूंजी खाते में हस्तांतरित कर प्रविष्टि है, तो यहाँ पर अवशिष्ट की बात नहीं होगी। हम जब इसका पैसा प्राप्त करेंगे तब वहां पर अवशिष्ट की बात होगी। तो अभी कंपनी पूरा पैसा मांगेगी, कंपनी को ये नहीं मालूम है कि कौन कौन लोग पैसा नहीं देंगे, तो पूंजी को पूरे पैसे से बनाती है कि मेरे को पूरा पूंजी प्राप्त होगा। ठीक है, तो पूंजी को वो पूरा बनाएगी। देखिएगा, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, प्रथम याचना खाता को डेबिट कर रही है, अंश पूंजी खाते को क्रेडिट कर देगी। कितने अंशों से? 15,000 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है। 30 रुपए के हिसाब से बताएगी कंपनी कि 4,50,000 रुपए प्राप्त होगा। समय आ गया है। 15,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्य होने पर। समय आ गया है प्राप्य होने पर। तो हमने ये प्रथम याचना का पूंजी की प्रविष्टि जो होती है, पूंजी में अंतरित करने की, हस्तांतरित करने की प्रविष्टि हमने देखी, यानी कि प्राप्य वाली प्रविष्टि हमने देखी। अब इसका प्रथम याचना का हम प्राप्त वाला प्रविष्टि देखेंगे, पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि। आप देखिएगा, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन को हम देख लेते हैं प्राप्त में, क्योंकि 150 अंशों पर राशि नहीं प्राप्त हो रही तो हमको यहाँ पर भी कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। आप वैसा ही है, 15,000 रुपये कंपनी पैसा मांगेगी, 15,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 4,50,000 रुपए मांगेगी। 4,50,000 रुपए मांगेगी, उसमें से क्या होगा? 150 अंशों पर राशि नहीं प्राप्त होगी, तो कितना अंशों पर राशि प्राप्त होगी? 14,850 अंशों पर राशि प्राप्त होगी। तो प्रथम व अंतिम याचना की प्राप्त राशि 14,850 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 4,45,500। यानी जहां पर 4,50,000 प्राप्त होना चाहिए था, 15,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 4,50,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए था, वहां पर क्या हुआ? केवल 14,850 अंशों पर ही राशि प्राप्त हुई। 30 रुपए के 4,45,500 रुपए होता है। तो कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई? 150 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 4,500 राशि प्राप्त नहीं हुई। आप इस 4,50,000 में जब इस 4,500 को घटाएंगे तो आपको देखिएगा इतना आएगा, 4,45,500 रुपए आएगा। समझ आ रहा है ये कैलकुलेशन? तो प्रथम याचना पर 14,850 अंशों पर ही राशि प्राप्त होगी, 30 रुपए के 4,45,500 रुपए होता है। कितनी राशि प्राप्त नहीं होगी? 4,500 रुपए राशि प्राप्त नहीं होगी। इसकी हम इसकी प्रविष्टि देखेंगे। तो आप इसकी प्रविष्टि को देखिएगा, ये प्रथम याचना की प्राप्त वाली प्रविष्टि है। आप देखेंगे इसमें भी मैंने क्या किया? अवशिष्ट याचना खाता नहीं खोला है। ठीक है, तो देखिए प्रविष्टि, अंश ये, ठीक है, ये प्राप्ति की प्रविष्टि, प्रथम याचना की प्राप्ति की प्रविष्टि। बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से। बैंक खाता डेबिट राशि प्राप्त करेंगे, बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से। प्रथम याचना को वहां पर डेबिट किया गया है, उसको हम क्रेडिट करके क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। डेबिट कितने से किया गया? 4,50,000 से डेबिट किया गया, मगर यहाँ पर मैंने क्या किया? 4,45,000 से क्रेडिट किया। अभी भी डेबिट में आप देखेंगे 4,500 रुपया वहां पर डेबिट करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम वो राशि को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, 4,50,000 से यहाँ पर जब डेबिट किया तो 4,50,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, मगर मैं क्रेडिट कितने से कर रहा हूँ? क्रेडिट मैं 4,45,500 से ही कर रहा हूँ। 4,45,500 से ही क्रेडिट कर रहा हूँ। अभी भी आप देखेंगे डेबिट में जो है 4,500 रुपये ज्यादा पड़ा हुआ है। ये कौन सा पड़ा हुआ है? अंतिम याचना अभी भी 4,500 से यहाँ पर डेबिट होकर चालू है। कौन सी है? जो राशि नहीं प्राप्त है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो उसको हम कब क्लोज करेंगे? जब हम हरण की प्रविष्टि करेंगे तब इसको वापस क्रेडिट करके क्लोज किया जाएगा। ठीक है, तो बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 4,45,500, 4,45,500, 14,850 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त, राशि हमने प्राप्त कर ली। अब इसके बाद हम आएंगे हरण।
तो हरण में आपको मैं बताया था कि हरण में थोड़ा सा मैं आपको प्रीमियम के विषय में यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा। तो आप देखेंगे कि जब भी आपका सवाल प्रीमियम का हो, जब भी आपका सवाल क्या हो, प्रीमियम का हो, मतलब निर्गमन प्रीमियम पे हो रहा है, निर्गमन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, और जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है, 150 अंशों को हरण किया जा रहा है, और वो यदि प्रीमियम की राशि नहीं देता है, क्योंकि आवंटन में प्रीमियम की राशि मांगी गई थी, तो ये तो आवंटन से ही पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि इसने प्रीमियम की राशि नहीं दी। तो जब जिन अंशों को हरण किया जाता है, यदि वो प्रीमियम का पैसा नहीं देता, तब क्या किया जाता है, हरण के समय प्रीमियम को भी डेबिट किया जाता है, क्योंकि जब इससे पैसा मांगा गया होगा प्रीमियम का, तो वहां पर क्या किया गया होगा, प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दिया गया, क्योंकि इसकी राशि तो मांगी गई होगी। जब हमने आवंटन का यहाँ पर प्रविष्टि किया, तो प्रीमियम को हमने इससे भी क्रेडिट करके बताया होगा कि भैया आप भी प्रीमियम का पैसा देंगे, मगर ये व्यक्ति क्या किया, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। तो यदि हम प्रीमियम को बंद नहीं करेंगे क्रेडिट करके, तो इसकी राशि क्या होगी, क्रेडिट करके चालू ही रह जाएगी। ठीक है, इसलिए जब कोई जिनके अंशों को हरण किया जाता है, वो यदि प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहा है, तो हरण के समय हमको उसके प्रीमियम को भी बंद करना होता, मतलब कि प्रीमियम को डेबिट करना होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी प्रीमियम का सवाल आपको आए, यदि जिन अंशों का हरण किया जा रहा है वो यदि प्रीमियम का पैसा नहीं देता है, तो उसके अंशों को आपको क्या करना होगा, हरण करते समय प्रीमियम की भी प्रविष्टि डेबिट करके बंद करनी होगी। यदि राशि प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं, राशि प्राप्त कर लेंगे तो फिर प्रीमियम की प्रविष्टि हम नहीं करेंगे, मगर जब प्रीमियम का पैसा नहीं प्राप्त करेंगे, तो हरण के समय हमको प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा। ठीक है, तो अब हम हरण को देखते हैं। ठीक है, मैं यही समझाना चाह रहा था आपको, तो आशा करता हूँ कि प्रीमियम के बारे में आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम हरण की प्रविष्टि देखते हैं। तो हरण की प्रविष्टि में क्या होगा, पूंजी को बंद करेंगे। अभी तक हमने क्या किया कि उससे पैसा हम मांगते आए, जिस व्यक्ति का हम हरण कर रहे हैं उससे हमने अंतिम तक पैसा मांगा। आवेदन का पैसा मांगा, उसने दिया। आवंटन का पैसा मांगा, उसने नहीं दिया। प्रथम याचना का पैसा मांगा, उसने नहीं दिया। मगर वो पैसा नहीं दे रहा, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उसकी पूंजी को बनाते जा रही है, मतलब उसकी पूंजी को क्रेडिट करते जा रही है, बता रही है कि ये व्यक्ति पैसा देगा, अभी भी ये मालिक है। मगर वो तो पैसा नहीं दिया, तो फिर उसके अंशों को जब हम हरण करेंगे, उसके अंशों को समाप्त, जब हरण का मतलब यानी उसको जब्त कर रहे हैं, जब उसको समाप्त करेंगे, तो उसकी जितनी भी प्रविष्टियां हैं उसको बंद कर देंगे। मतलब पूंजी जो क्रिएट करके बनाते आए थे, आज पूंजी को डेबिट करके उसको हम बंद कर देंगे। उसी तरह जो पैसा उसका हमने पूरा पैसा प्राप्त जो किया था, आवेदन की राशि इसकी प्राप्त की है, उसको हम हरण खाते में डाल देंगे। और जो आवंटन देखेंगे आप, मैंने वहां पर बताया था कि आवंटन को 7,500 से मैंने डेबिट रहन दिया था, उसको मैं क्रेडिट करके बंद करूंगा। और जो प्रथम याचना को भी मैंने क्या किया था, यहाँ पर उसको 4,500 से मैंने जो डेबिट रहन दिया था, उसको भी मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करके उसको क्लोज करूंगा। तो क्या होता है, हमको ये उसको जितनी भी प्रविष्टियां होती हैं उसको उल्टा यानी विपरीत करके उसको बंद किया जाता है। जैसे पूंजी क्रेडिट होती आ रही थी, तो उसको डेबिट करके क्लोज करेंगे। ठीक है, आवंटन जो डेबिट होकर चालू था, क्रेडिट करके उसको क्लोज करेंगे। प्रथम याचना जो उसका डेबिट होकर चालू था, उसको क्रेडिट करके उसको बंद कर दे। तो उसकी देखोगे आप पूरी विपरीत प्रविष्टियां हो रही हैं। प्रीमियम जो क्रेडिट होकर उसका चालू था, डेबिट करके उसको क्लोज किया जा रहा है। तो प्रविष्टि आप देखेगा, अंश पूंजी खाता डेबिट, प्रीमियम खाता डेबिट, क्योंकि प्रीमियम नहीं दिया था इसलिए प्रीमियम को भी वहां से क्लोज करना पड़ेगा। अंश पूंजी खाता डेबिट, प्रीमियम खाता डेबिट, फिर जितना राशि प्राप्त की थी देखिएगा, अंश हरण खाता से, अंश आवंटन खाता से, और अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से। ठीक है, इस प्रविष्टि को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक ना, पूंजी को बंद करेंगे, प्रीमियम को भी बंद करेंगे, ये दोनों ही क्रेडिट होकर चालू है, डेबिट करके बंद कर दिया गया उसका। जितना राशि उस पर प्राप्त था, जितना राशि प्राप्त था उसको हरण खाते में डालकर क्रेडिट किया जाएगा। जो राशि प्राप्त हो जाती है उसको हरण में डाल दिया जाता है, क्रेडिट करते हैं। जितनी राशि नहीं प्राप्त हुई थी वो भी क्रेडिट हो जाएंगी। आवंटन पर राशि नहीं प्राप्त हुई, क्रेडिट हो जाएगी। प्रथम याचना पर राशि नहीं प्राप्त हुई, वो भी क्रेडिट कर दी जाएगी। तो जो राशि प्राप्त हो गई है उसको भी क्रेडिट, और जो राशियां नहीं प्राप्त हुई उसको भी क्रेडिट। ठीक है, तो प्रविष्टि अंश पूंजी खाता डेबिट, प्रीमियम खाता डेबिट, अंश हरण खाता से, अंश आवंटन खाता से, और अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से। आप देखेंगे कि 4,500 इस पर राशि प्राप्त हो गई है।
4,500 राशि क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। देखिएगा थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये जो 150 अंशों को हरण किया जा रहा है, उसने केवल आवेदन की राशि दी है, प्रथम याचना से आवंटन और प्रथम याचना की उसने राशि ही नहीं दी, ठीक है। तो 150 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से उसने 4,500 रुपए दे दिया है, तो इसको हरण कर लिया, यानी हरण में डाला जाएगा। हरण को क्रेडिट करके 4,500 रुपए लिख दिया जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर अंश हरण खाता से 4,500 और आवंटन पर 7,500 राशि नहीं प्राप्त हुई। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जो राशि नहीं प्राप्त हुई थी, ये आवंटन पर 7,500 रुपये नहीं प्राप्त हुआ था, हमने इसको डेबिट करके वापस चालू करके रखा हुआ, क्रेडिट करके उसको क्लोज करेंगे। और उसी तरह जो प्रथम याचना की 4,500 राशि नहीं प्राप्त हुई थी 150 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से, वो भी क्या है, डेबिट होकर वहां चालू है, इसको क्रेडिट करके क्लोज किया जाएगा। ठीक है, 150 अंशों को हरण किया गया। तो ये हमारा हरण की प्रविष्टि है। हमने हरण की प्रविष्टि देखी, जिन पर जो चालू कर दिए गए थे उन सभी को हमने क्या किया, उनका विपरीत प्रविष्टि करके उसको बंद किया। पूंजी क्रेडिट होकर चालू है, डेबिट करके बंद किया। प्रीमियम क्रेडिट होकर चालू है, डेबिट करके बंद किया। आवंटन डेबिट होकर चालू है, क्रेडिट करके उसको बंद किया। प्रथम याचना डेबिट होकर चालू है, क्रेडिट करके उसको बंद किया। और जो पैसा उसको प्राप्त किया था उसको क्रेडिट करके हरण कर लिया गया। तो ये हमारा हरण की प्रविष्टि हो गई। अब उसके बाद आता है हमारा जो है पुनर्निर्गमन, मतलब फिर से निर्गमन किया जा रहा है। किसको निर्गमन किया जा रहा है, नेहा को निर्गमन किया जा रहा है। नेहा को निर्गमन किया जा रहा है, कितने में निर्गमन किया जा रहा है, 120 रुपए में निर्गमन किया जाए। तो बैंक में हमको 120 रुपए के हिसाब से 150 अंशों पर राशि प्राप्त होगी 18,000 रुपए। 150 गुणित 120 आपका 18,000 रुपए आएगा, ठीक है। बैंक खाता डेबिट और पूंजी बनेगी, क्योंकि पूंजी के रूप में प्राप्त हो रही है। यहाँ पर हम कोई किस्तों में पैसा नहीं ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर कोई आवंटन आवेदन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा पूंजी हम पूंजी में ट्रेड करते जाएंगे। बैंक खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, और प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर 20 रुपए प्रीमियम है। प्रीमियम जब भी बनता है तो क्या बनता है, क्रेडिट होकर बनता है, डेबिट होकर समाप्त होता है। अभी इससे पहले हमने समाप्त किया, देखिए डेबिट होकर समाप्त किया था हमने, ठीक है। क्रेडिट होकर बनता है तो प्रीमियम खाता, क्योंकि 20 रुपए प्रीमियम के रूप में मिला तो प्रीमियम को भी हमको क्रेडिट करना होगा। तो बैंक खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से और प्रीमियम खाता से। आप देखेंगे 150 अंशों पर 120 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए प्राप्त होगा। और पूंजी में कितनी लिखी जाएगी, 150 अंशों पर अंकित मूल्य को लिखी जाएगी। पूंजी हमेशा अंकित मूल्य से ही लिखी जाती है, आप 120 रुपए से मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 20 रुपए तो प्रीमियम का है। प्रीमियम जो होता है वो अलग से उसकी प्रविष्टि की जाती है। पूंजी हमेशा अंकित मूल्य से बनेगी, ठीक है। तो 150 अंशों पर 100 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए हमारी पूंजी होती है। और प्रीमियम 150 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से हमारा प्रीमियम 3,000 रुपए का होता है। तो हमने ये पुनर्निर्गमन का प्रविष्टि देखा, पैसा आएगा, पूंजी बनेगी और प्रीमियम प्राप्त हो रहा है तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। बैंक खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, प्रीमियम खाता से, 18,000, 15,000, 3,000। 150 अंशों का 120 रुपए, 20 रुपए प्रीमियम सहित पुनर्निर्गमन किया गया। 150 अंशों को प्रीमियम सहित पुनर्निर्गमित किया गया। तो ये हमने हरण की प्रविष्टि देखी, मतलब अंशों को हरण किया गया। अब उस अंशों को क्या किया, फिर से पुनर्निर्गमन कर दिया गया। तो ये तो हमारी पुनर्निर्गमन तक प्रविष्टि हो गई। उसके नीचे एक और हमको प्रविष्टि करनी होती है, और ये प्रविष्टि जो होती है वो क्या होता है, पूंजी संचय में हस्तांतरण की प्रविष्टि होती है। तो थोड़ा सा मैं ये समझाता हूँ कि ये प्रविष्टि क्यों की जाती है। क्या होता है कि जब अंशों को हरण किया जाता है, तो जिन अंशों को हरण किया जा रहा है उसमें क्या होता है कि उससे कुछ उसके पैसे को जब्त किया जाता है। मतलब कि ये 150 अंशों को जो हमने हरण देखा, इसमें क्या था कि इस पे 4,500 रुपए इसका तो प्राप्त तो हो गया था। इससे हमको प्राप्त करना था 18,000 रुपए, 18,000 बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। 16,500 रुपए इससे प्राप्त करना था, उसमें से हमने कितना 4,500 रुपए इसका प्राप्त कर लिया है। तो ये 4,500 रुपए जो प्राप्त कर लिया गया, अब इसको क्या किया जाएगा, तो उसको क्या किया जाता है कि ये एक तरह से कैपिटल रिजर्व हो जाता है। मतलब कि पूंजी संचय, मतलब कि ये पूंजी के रूप में ही ये व्यक्ति पैसा दिया था, और भाई इसके अंशों को जब हरण के लिया और दोबारा फिर से हमने इसको निर्गमन भी कर दिया, तो ये पैसा तो एक्स्ट्रा हो गया,
भाई पूंजी के रूप में हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल गई, तो ये पूंजी, ये पैसा जो पूंजी संचय कहलाने लगता है, यानी पूंजी के रूप में प्राप्त हुआ था मगर क्या हो गया, ये बच गया, शेष बच गया, इसलिए हम इसको पूंजी संचय कहने लगते हैं। तो जब भी आप हरण करेंगे और हरण करने के पश्चात यदि उन अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया गया है, हरण करने के पश्चात जिन अंशों को हरण किया गया था, 150 अंशों को आप देखेंगे यहाँ पर हरण किया गया था, और फिर से उन 150 अंशों को क्या किया है, फिर से पुनर्निर्गमित, मतलब फिर से निर्गमित कर दिया गया। तो जब जिन अंशों को हरण किया जाता है यदि उनको पुनर्निर्गमित कर दिया जाए पूरा का पूरा, तब क्या करते हैं कि उनपे जो जो राशि जो पहले प्राप्त की गई थी, जो बच गया है शेष के रूप में, उसको क्या किया जाता है, कैपिटल रिजर्व के रूप में पूंजी संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पास अंतिम में एक पूंजी संचय का हम प्रविष्टि हमको देखने को मिलता है सवाल में, ठीक ना। तो हम देखेंगे यहाँ पास पूंजी संचय को हमको हस्तांतरित यानी प्रविष्टि करना होगा। तो पूंजी संचय में प्रविष्टि कैसे करेंगे, पूंजी संचय क्रेडिट होकर बनता है, क्योंकि पूंजी संचय है, दायित्व है एक प्रकार से, मतलब कि पूंजी के रूप में पैसा मिला था और उसको हमने संचय के रूप में इसको बचा के रख लिया, तो एक तरह से दायित्व के रूप में बनेगा, ठीक ना। तो आप देखेंगे हरण को हमने यहाँ पास क्या किया, अब इसको समाप्त करना है क्योंकि ये पैसा हम हस्तांतरित करेंगे पूंजी संचय में। हरण को हमने क्रेडिट करके चालू किया था, इसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे, अंश हरण खाता डेबिट, और पूंजी संचय में इसको हस्तांतरित करके पूंजी संचय बना दिया जाएगा। अंश हरण खाता डेबिट 4500 और पूंजी संचय खाता से 4500 लिखेंगे। हरण राशि पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया गया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रविष्टियां थी जो आपको मैंने यहाँ पर प्रविष्टियां करके बताई। हरण की प्रविष्टि आपको बताई, पुनर्निर्गमन की प्रविष्टि बताई, और उसके बाद पूंजी संचय में मैंने आपको यहाँ पास उसकी प्रविष्टि करके बताई। थोड़ा सा हरण में मैंने आपको ये नहीं बता पाया था कि प्रीमियम की थोड़ी सी गणना मैं नहीं बता पाया था। देखिएगा आप थोड़ी सी इसकी गणना को आप देख लीजिएगा। पूंजी को बंद किए अंश पूंजी खाता डेबिट करके, प्रीमियम को बंद किए डेबिट करके, जो पैसा प्राप्त हो गया था उसको हमने क्रेडिट करके हरण में डाल दिया। आवंटन और प्रथम याचना की जो राशियां हमने नहीं प्राप्त की थी, ये दोनों ही खाते अपने स्थान पर जब प्राप्य वाली प्रविष्टि में क्या है, ये डेबिट होकर चालू है, तो इनको क्रेडिट करके हम उतने उतने से बंद कर देंगे। आप देखिए कैलकुलेशन, 150 अंशों पर अंकित मूल्य, पूंजी खाता अंकित मूल्य से ही बंद होगा क्योंकि हमने पूरा इसका इतना पूंजी से हमने इसका पूंजी बना दिया है। 150 अंशों पे 100 रुपए के हिसाब से हमने पूंजी को क्रेडिट करते हम आए हैं, तो आज 150 अंशों को 100 रुपए से बंद करेंगे, 15,000 रुपए। प्रीमियम जो 10 रुपए का था इससे मांगा गया था, वहां पास क्रेडिट कर दिया था हमने इसको 150 अंशों को 10 रुपए के हिसाब से, आज डेबिट करके उसको क्लोज करेंगे। 150 अंशों पे 10 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए। हरण का मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया 4500 रुपए। आवंटन का वहां पास 7500 रुपए हमने देखा था। 150 अंशों पे 50 रुपए के हिसाब से 7500 रुपए नहीं प्राप्त हुआ, और प्रथम याचना का भी उसी तरह 150 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से 4500 रुपए नहीं प्राप्त हुआ। 30 रुपए प्राप्त हो गया, 50 रुपए नहीं प्राप्त हुआ, 30 रुपए नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सवाल था। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल का जो हल है वो समझ आया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल जो है इसको भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद आज के लिए। फिर आगे का सवाल मैं और लेकर आऊँगा, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें।